अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन को ख़त्म हुए आज तकरीबन 11 रोज़ हो गए हैं। अभी तक धांधली का शोर APC की अपोजिशन की जमातों में उसी अंदाज से नज़र आ रहा है जैसा हमने इलेक्शन के दूसरे दिन से ये देखा था। लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में 6.5 करोड़ लोगों ने अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया, जो कि 55% टर्न आउट, जो कि पाकिस्तानी इलेक्शंस की तारीख में एक बहुत बड़ा टर्न आउट था रहा। इनमें 16 लाख वोट ऐसे थे जो मुस्तरद हुए। मुस्तरद होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह जो मुझे नज़र आई वो ये है कि पाकिस्तान में तालीम का फुकदान। हम जानते हैं कि 27% पाकिस्तान की तालीमी लिटरेसी रेट, एजुकेशन का जो रेट है वो है। हर वो शख्स जो सिर्फ अपना नाम लिख सकता है उसे पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है। हमारी हुक्मरान, जो पुराने हुक्मरान थे, उनके खोखले नारों ने, जिनमें उन्होंने कहा कि शेर पर आप मोर बार बार लगाएं, तीर पर मोर बार बार लगाएं या बल्ले पर मोर लगाएं, इस तरह की बातें उन्होंने इंतखाबी इलेक्शन में बारहा कहीं, तो आवाम ने फिर उनकी बातों पर सुनते हुए अपना गैर तालीम याफ्ता होते हुए 16 लाख वोट मुस्तरद करके उनके मुंह पर मार दी। उसकी वजह यह है कि वो सब जानते हैं कि उन हुक्मरानों के अपने बच्चे तो बैरून मुल्क में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जबकि हुक्मरान तबके ने उनके लिए सिर्फ दानिश स्कूल के नाम पर स्कूल बनाया जिसमें दानिश कभी नहीं थी। इसी तरह अगर उन्हें लैपटॉप की गोलियां दी गई तो उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी तरह जो दिखता है वो बिकता है कि मस्ताक पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा तो दिए, लेकिन उनका आवाम तक कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सका, जिसका अवाम ने इस एहसास महरूमी का जवाब अपने वोट को मुस्तरद करके दिया। धांधली के इल्ज़ामात इलेक्शन में लगना एक रवायत है। अब हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखें कि अपने वोटर की तरबियत किस तरह करनी है, अपने वोटर को इलेक्शन प्रोसेस का किस तरह समझाना है। आज के प्रोग्राम में हम इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे। कंवर साहब का एक बड़ा बेहतरीन करियर गुजरा, उनके अंडर बहुत सारे इलेक्शन हुए और वो पाकिस्तानी सियासत को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते और देखते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो सारे इल्ज़ामात लगे, इनमें कितनी हकीकत है और क्या इलेक्शन वाकई फेयर थे या नहीं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं न जाइएगा, मेरे साथ रहे। कंवर साहब, ये बताएं कि क्या 2018 के इलेक्शन को हम ट्रांसपेरेंट और फेयर कह सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन की इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा क्रेडिबल नाम है। तो अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप इन इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं। पाकिस्तान की जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा फेयर इंतखाब थे, ट्रांसपेरेंट इंतखाब थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नुक्ता नजर से, ये पहला इलेक्शन है कि जिस पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, रिटर्निंग ऑफिसर को कोई शिकायत का इतराज नहीं हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी एक इनकी कामयाबी है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करते हैं। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में थी और लोगों ने, वोटरों ने अपने बाकायदा बहुत खुश असलूबी से, पुरअमन तरीके से अपने वोट कास्ट किए हैं। ये इसकी बड़ी अहम खूबी इस इलेक्शन की ये थी कि बाकी जितने भी इंतखाबात हो, मैंने भी एज ए वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन पाकिस्तान इंतखाबात करवाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जब इंतखाबात होते थे शिकायत होती थी कि जी पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा, बैलेट पेपर कम पड़ गए, या बहुत सी शिकायत आती थी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, वो बाकायदा हो रही है। इस दफ़ा ऐसा कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई और कोई कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में दाखिल नहीं हुई। जी ठीक। अच्छा, ये बताएं जी, APC में जो मौजूद अपोजिशन है उन्होंने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो कहते हैं कि ये धांधली, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। लफ्ज़ धांधली का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बड़ी मेजॉरिटी में सूबा सिंध में इनकी पूरी गवर्नमेंट बन रही है। इसी तरह बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत बन रही है। पंजाब में गवर्नमेंट बहुत नज़दीक है नवाज शरीफ की पार्टी और तहरीक इंसाफ बिल्कुल बराबर बराबर खड़ी है। अभी तो ज़ाहिर है जो लोगों की हमदर्दियां एक दूसरे में जारी हो तो अलग बात है, लेकिन बराबर बराबर खड़ी, यानी 129 सीटें भी हैं सूबाई असम्बली में, और जबकि तहरीक इंसाफ ने
123 सीटें ली। इससे बड़ा और क्या इंतखाबात होगा कि बराबर बराबर खड़ी हैं। तो लफ्ज धांधली का तो हमारे दोस्त हबाहब हैं, सब दोस्त ही हमारे, तो वो उनको जो हमारे कौमी रहनुमा हैं उनको धांधली का तो लफ्ज जेब ही नहीं देता। इसी तरह आप ये देखें कौमी असम्बली देखें, कौमी असम्बली में जब ख्वातीन और ये तमाम सीटें रिजर्व सीटें का जब तयन हो जाएगा तो आप यकीन कीजिए कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज जो है, उनको 87 मेंबर कौमी असम्बली के बन जाएंगे। आप इससे बड़ा अंदाजा ये लगाए, पीपल्स पार्टी को 60 मिल जाएगी, MNA को 14 सीटें मिल जाएंगी, बाकी MQM है वो छोटी पार्टियां बन गई हैं, उनको 6, 7, 8 हैं। जो बड़ी पार्टियां जो है पाकिस्तान की, उनको बड़ी बड़ी जो है शेयर जो है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में मिल रहा है। तो आप धांधली भाव होते हैं ना, जिस तरह की धांधलियां आपको 2013 में इंतखाब हुई, इस तरह के मामले दुनिया भर के लोगों ने भी देखा, या इसके बाकी 97 में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल बेनजीर जिंदा थी, पूरे पंजाब में एक सीट भी वो नहीं ले जा सकी और टोटल सिंध से उनको 16 सीटें मिली। तो धांधली तो वो होती है, यहाँ तो मामला ऐसा नहीं है, ये तो सबको सीटें मिल गई। लेकिन बहरहाल हमारे वो मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे रहनुमा हैं, जिनको उनको हक पहुँचता है कि वो अपना एहतजाज करें, शिकायत दर्ज करें, कानूनी आईनी जो भी उनको मिला है रास्ता वो अपना काम करें, उनको हम कहेंगे अपना जाए। इतनी पाकिस्तान, आप यकीन जाने आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जब ये कौमी असम्बली का इजलास होगा कितनी भारी तौर पर अपोजिशन होगी। इसमें 165 मेंबर जो है अपोजिशन के हैं और 175 गवर्नमेंट के पास है। इससे बड़ी और जमहूरियत क्या होगी। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि वो लफ्ज़ धांधली क्यों कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं कि 16 लाख वोट जो मुस्तरद हुए और वहाँ जीते हुए उम्मीदवार एक खास पार्टी के थे, आप हमारे नाज़रीन को क्या ये समझाएंगे कि वोट किस तरह मुस्तरद होता है और उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों वो वोट काउंट उसमें जीते हुए या हारे हुए के पास नहीं जाता, उसकी वजह क्या है? असूली तौर पर हमारा वोटर जो है कि जज्बात में भी आया। और ये बात, ये जो फैसन की रिपोर्ट है, ये बड़ी गुमराह कौन रिपोर्ट दी है, उन्होंने बड़ी डबल चाल चली है, उन्होंने एक सब पार्टी को खुश कर दिया। पहली बात ये है कि जनाब आपका टोटल वोट जो कास्ट हुआ है वो 6.5 करोड़ वोट कास्ट हुआ है। अब अगर आप पर कॉन्स्टिट्यूंसी का आप अंदाजा लगाएं, अपने कंप्यूटर के जरिए हिसाब लगाएं, तो पर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से 4 हजार वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है, कहीं 1,500 हुआ है, कहीं 2,000। इतनी बड़ी हमारे मुल्क में ज़ाहिर है इतनी तालीम भी नहीं है, इलिटरेसी भी है, उस पर वोट कास्ट करते हो। तो हमारी बाद सियासी जमातों ने ये भी किया जो आपको मैं आपकी नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इनका आप इश्तिहारी कैंपेन देखें। इनके इश्तिहारी कैंपेन में इन्होंने ये कहा, सब पार्टियों ने, खासतौर पर मुस्लिम लीग ने ये कहा कि आप अपने जो हमारा जो इंतखाबी निशान है उस पर बार बार निशान लगाएं, अपना जज्बात का इज़हार करें अपने, और गुस्से में अपने मुखालफिन का जो निशान है उस पर निशान लगाएं। अब जाइए इश्तिहार, अब लोगों में जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि हमारे इश्तिहार छप रहे, उन्होंने बार बार वोट लगा दी। जब उन्होंने ये कहा अपने मुखालफिन का निशान मिटा दें, उन्होंने अपने मुखालफिन के निशान पर भी वोट लगा दी। एक तो एक नफसियाती असर तो ये हुआ है। अब फैफर है, ठीक है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया उनको फंडिंग मिलती है, तो अपने नमक हलाली तो उन्होंने करनी थी ना जहाँ से फंडिंग मिल रहा है। तो बात यह है कि असल बात इसमें कितना इशू उठाने की जरूरत क्या थी। दुनिया भर में जो है आप ये देखेंगे 6.5 करोड़ में से अगर 15 लाख 16 लाख वोट रिजेक्ट भी हो गया है, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। खुद भी मानते हैं, मैंने भी टीवी इंटरव्यू दिया कि उस गैर मामूली की तो जो मुस्तरद वोट हुए उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। कहीं 2,000 हो गए, कहीं 3,000 हो गए, कहीं 4,000 हो गए। तो ये इतनी बड़ी 4-4 लाख वोटर्स हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें एक वो फोल्ड करते टाइम भी ट्रेनिंग होती है, जो फोल्ड करते हैं तो वो निशान उधर भी आते। इसमें कानून की तरमीम होनी चाहिए, आइंदा जो इलेक्शन के जो इंतखाबी इस्लाह हो तो ये पॉइंट शामिल करना चाहिए कि फोल्ड करते हुए अगर निशान लग जाता है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अगर किसी ने अपने जज्बात में आकर उसके नाम को तो नोट लगा दिया तो वो वोट भी वैलिड होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कानून साजी की जरूरत पेश आएगी, लेकिन बहरहाल इससे कोई रिजल्ट में जो है वो तो सब मुबस्सरीन भी यही कहते हैं, जिन्होंने ये नाम निहाद रिपोर्ट तैयार की है वो भी यही कहते हैं जिससे कभी रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। तो जिनको करोड़ों रुपया मिलता है बाहर से, तो उनको अपने मास्टरों को खुश करना तो एक मजबूरी है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वोट से।
اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا یہ بتائیں کہ جی کچھ امیدواروں نے ہمارے شو میں آ کے بھی یہ گلہ کیا کہ ہمارے پولنگ سٹاف کو نکال دیا گیا تھا, انہیں کاؤنٹ نہیں کرنے دیے گئے ووٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ پریکٹس نارمل ہے یا یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا اس طرح؟ میں بتاتا ہوں. یہ دراصل بات ون سائیڈڈ اسٹوری چلتی ہے. اس پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس کے بارے میں انہوں نے بھی اپنا ایک تجزیہ پیش کیا. وہ خیر سرکاری ورشن ہوگا, ہم باہر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے 2 پوائنٹ ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہر پولنگ بوتھ پر ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے, لیکن جس 4 بوتھ ہیں تو 4 ہو گئے, لیکن جس وقت کاؤنٹنگ ہوتا ہے تو اس میں قانون میں یہ لکھا ہو کہ ایک نمائندہ اس پارٹی کا اس کاؤنٹنگ کے ٹائم کو جگہ نہیں ہوتی ہے نا. آپ کے 4 اگر ممبر کھڑے ہیں امیدوار ہیں تو 4, 5 ہے تو 5 نمائندے بیٹھ دیں گے. باقی جو لوگ بوتھ میں جو بنے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹس 2 بنے, 1 آئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے کہا بھاگ جائیں. اور ایک پارٹی کا نمائندہ وہاں رہے تو 4 اور 5 جتنے بھی نمائندے تھے ان کا ایک پولنگ ایجنٹ نے بیٹھ کے اس میں باقاعدہ حصہ لیا. انہوں نے یہ کہنا کہ ہمیں باہر نکال دیا. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات میں ٹیکنیکلی قانون یہ بتائیے کہ ایک آدمی بیٹھتا ہے, 6 نہیں بیٹھتے ہر پارٹی ہر امیدوار سے. ایک اگر وہ پارٹی میں نکالے گئے ہیں تو بات تو میڈیا کھڑا ہے. ہمارے ہاں تقریباً 25 میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان میں بڑے ایکٹیو ہیں. باقی تو 80 کے لگ بھگ بنتے ہیں, لیکن جو ایکٹیو جو ہیں وہ 25 کے لگ بھگ ہے. ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کے نمائندے کھڑے ہیں. انہوں نے باہر آ کے کسی کو بھی نہیں کہا. یہ پورے پاکستان میں چیلنج کیا گیا ہے. ہم نے بھی چیلنج کیا کہ آپ بتا تو دیں. کسی نے جا کے باہر آ کے بتایا کہ مجھے نکال دیا. آپ یہاں سڑک کراس کرتے ہو کہ بندہ مر جاتا ہے تو سارا دن بریکنگ نیوز خبریں چلتی ہیں. اب اگر وہ باہر نکال دی جاتے تو سارا میڈیا چینل کہتا ہے جی پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے. کسی نے بھی شکایت نہیں کی, سارا پولنگ ایجنٹ باہر بیٹھا. ایک بات. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے اندر بند کر دیا. بھائی اگر وہ صبح سے 8 بجے سے 7 بجے پولنگ ایجنٹ ایک عمارت میں بیٹھا ہوا رات تک گھر سے عمارت سے باہر نہیں ہے تو گھر والا نا شور بچاتا ہے جی ہمارے بندے کدھر گئے. ان کے تو لواحقین ہے نا گھر, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں جو ہیں ایک آفٹر تھاٹ ہے. کیونکہ عمران خان کے بارے میں سارے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ بہت مخالفت میں ہیں. وہ بہت ان سے ظاہر ہے ان سے مخالفت. پہلا لیڈر ہے عمران خان جس کے پیچھے ساری پارٹیاں خلاف ہے. جس طرح کے 70 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ساری پارٹیاں خلاف تھی. وہ اکیلا اس نے اپنا نیشنل لڑا, وہ سیٹیں لے گیا. اسی طرح عمران خان نے بھی بھٹو صاحب کی کاپی کرتے ہوئے پوری سیٹیں لے گیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ سارے آفٹر تھاٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کنور صاحب کہ آرمی کا اتنا زبردست رول جہاں لوگ عقیدت کے پھول ان پر نچھاور کر رہے ہیں, اتنی محبت دے رہے ہیں ان کو, پھر ایک خاص طبقے نے اس کے بارے میں کیوں مہم چلائی کہ ان کا اس پہ کچھ رول ہے؟ آخر کیا ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آرمی کے ساتھ یہ نواز کا ایک بیانیہ ہے. نواز کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت انڈیا کے بہت قریب چلے گئے تھے تو وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں یہ آرمی کے خلاف چلتے آ رہے ہیں. حالانکہ آپ یقین جانیں کہ آرمی کے ہاتھوں سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ پیپل پارٹی کو پہنچا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بلا وجہ ایک جنرل کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی نام نہاد عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائے موت دلائی. لیکن آج تک پیپل پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی آرمی کے بارے میں اس طرح کے باتیں نہیں کرتی. جب اس کے لیڈر کو سزائے موت جو ملی وہ ناک ملی, وہ عدالتی قتل تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں ان کو تو بلا وجہ آرمی کے ساتھ ہے نا. آرمی نے کیا کیا, ان کو 10 سال کے لیے باہر بھیج دیا, VIP ٹریٹمنٹ دے دیا, سارے مقدمے خارج ہو گئے, 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. تو آرمی کے ہاتھوں یہ ایک خاص ایک مائنڈ ہے, مائنڈ سیٹ چھپا ہے. یہ آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا. اب مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ بھی آرمی کے خلاف باتیں کرتی رہی. یہ کوئی زیب نہیں دیتا تھا. یہ انہی کا سوشل میڈیا ہے جن کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہے, اور وہاں سے بیٹھ کر یہ پاکستان آرمی کے خلاف شدید مہم چلا. لیکن پاکستانی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اس میں کوئی اب ایسی بات نہیں. آرمی کا کوئی رول نہیں. رول یہی تھا کہ انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ کھڑے رہے اور آرڈر کی صورت دیکھتے رہے اور ایک کو آئیڈینٹی کارڈ چیک کر کے اندر بھیجتے رہے. تو اس پہ بڑا پرامن طریقے سے انتخاب کر دیا. آرمی کا کوئی بیلٹ بل اٹھانے کا نہیں تھا. وہ ایک ضابطۂ اخلاق کی روح سے آرمی جو تھی وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پریزائڈنگ آفیسر کو لے کر کے یہ تاکہ وہ سیف پولنگ ریکارڈ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ جائے. یہ ان کا ضابطۂ اخلاق میں شامل تھا کہ ان کو پولنگ اسٹیشن سے
रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचाना है, सेफ हाथों में, आर्मी की बस में या आर्मी की गाड़ियों में। बिल्कुल सही। कंवर साहब, आपका एक शानदार प्रोफेशनल करियर गुजरा है, आपने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। क्या हम अपने ईमानदारी से, अपने तजर्बे की रोशनी से हमारे नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि ये इलेक्शन 2018 बिल्कुल साफ और शफाफ थे और हम ये बैरूनी दुनिया में दावा कर सकते हैं? बिल्कुल दावा करेंगे। तमाम डिप्लोमैट्स भी देख रहे हैं, डिप्लोमैट्स की बड़ी इंटरेक्शन होता है, वो भी देख रहे हैं। और ये आप जैसे मोहब्बत वतन जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं वो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़े साफ सुथरे इलेक्शन थे। और हम भी, मैं भी, हमारी भी पाकिस्तानी बुनियाद पर बनी हुई है, हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। वो नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, उसके प्लेटफॉर्म पर भी हम एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अपने दोस्तों के ताउन से, और हम बताएंगे पाकिस्तान का इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ है और इसमें कोई ऐसा नहीं है। इससे बड़ी अपोजिशन क्या होगी जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी अपोजिशन नहीं आई। तमाम वक्त आप देख लें, बहुत ताकतवर, बड़ी फहाल, बड़ी बहुत अच्छी हमारी सियासतदान असेंबली में आगे हैं। और इमरान खान को भी बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और दुनिया में इमरान खान की खूबी ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर बन गया है। 5 जगहों से वो कामयाब हुआ है और 1 करोड़ 80 लाख वोट भी वो ले गया। तमाम आज़ाद उम्मीदवार भी उसके साथ शामिल हो गए, पंजाब गवर्नमेंट भी शायद उसको मिल जाए। तो ये सारी सूरत हाल देखते पूरा वर्ल्ड जो हमारा देखेगा तो उस पर एक बेहतर असर जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन ने अपने जो इख्तियारात थे इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से उसे ट्रस्ट पास किया। उनको ये राइट नहीं बनता था कि वो आर्मी के बारे में कहें या अदलिया के बारे में कहें जिन्होंने सजाएं दे दी। भाई सजाएं देना तो करप्शन के बारे में अदलिया का काम है। 4 साल से वो मुकदमे चल रहे हैं, 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में और एहतसाब कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। उसकी बना पर किसी को सजा मिल गई है वो जेल चले जाए। आपके यहाँ भी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर के जो है करप्शन का इल्जाम आने पर इस्तीफे दे देते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ अदालत ने उनको फारिग कर दिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह आप जैसे मोहब्बत बैठे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, तो वो भी इसी पैगाम को लेकर जाएंगे कि पाकिस्तान के इलेक्शन शफाफ हो गए इंशाअल्लाह। अच्छा कंवर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग पर मैंने बड़ी मेहनत की, मेरी टीम ने बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। इलेक्शन पर भी कुछ काम किया, हमारे नाम और हमारे सुनने वालों के नाम आपका कोई पैगाम? मैं सभी काजी साहब, आप जिस अंदाज से मोहब्बत वतन पाकिस्तानियों के पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़ी शफाफियत हुई है, तो सुबह साहब काजी साहब ये बहुत बड़ी खिदमत है आपकी। और इंशाअल्लाह मैं आपका अपने पाकिस्तानी चैनलों में भी आपका जिक्र करूंगा। मुझे पूरे प्रोजेक्ट को आप मुझे भिजवा दें, मैं इंशाअल्लाह जहाँ भी मैंने कोई रेफरेंस कराना तो मैं आप ही का रेफरेंस दूंगा। जी जी जरूर आपको जरूर भिजवाएंगे अपने पति। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका हमारे साथ बात करने का। नहीं, हम हाजिर हैं आपके लिए। मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने कंवर दिलशाद साहब की बातें सुनी। ज़बाने खल्क़ को नकारा खुदा समझो। जब तमाम लोग एक ही बात करें और बार बार करें, जैसे कि इमरान खान साहब को एक चांस देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपना असली और हकीकी किरदार अदा करना चाहिए जब उनका वक्त शुरू होगा। जब वो पार्लियामेंट के दरवाजे पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो अच्छे कामों पर उनकी तारीफ और अगर कोई गलत काम हो तो उस पर तनकीद करते हुए अपना हकीकी किरदार अदा करें। अभी धांधली की गेम को बंद करना चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद में हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सभी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।